हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं पार्ट 7 लेकर आया हूं जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चन करेंगे अपने वर्ड एनालॉजी चैप्टर में। और ये सारे अपने 25 क्वेश्चन जो होने वाले हैं ये अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके मतलब ये जितने भी अपने क्वेश्चन होने वाले हैं सब पहले के आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, है ना। और एक बात हो, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो देखते हैं। अम्यूजिंग का रिलेशन दे रखा है यहाँ पे हिलेरियस से, तो मुझे मोशन का रिलेशन बताना है। देखो अम्यूजिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे ना, एनालॉजी अब ऐसी पूछी जा रही है ना, अगर आपको अपनी वोकैब पे पकड़नी है ना तो आप रीजनिंग को भी अब सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपकी इंग्लिश तो इंग्लिश में काम आएगी, लेकिन अब रीजनिंग में भी काम आ रही है, ठीक है। बाकी GS में तो आपको पढ़ने के लिए काम आएगी, आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश उतना ही अच्छा पेपर ओवरऑल, अगर मैं कहूँ तो अम्यूजिंग का मतलब अगर मैं बता दूं, अम्यूजिंग का मतलब होता है फनी। कोई भी चीज़ अगर फनी है तो हम उसको अम्यूजिंग बोलते हैं। और हिलेरियस मतलब और भी ज़्यादा फनी, बहुत ही ज़्यादा ही फनी कि वो सामने वाला बंदा हिल गया, हिलेरियस, ठीक है। तो मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब तो सबको पता होगा, नमी, जो भी थोड़ा बहुत गीला टाइप होता है, जैसे गीली मिट्टी होती है तो उसका मॉइस्चर सॉइल भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब नमी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो बिल्कुल ही गीला हो, बिल्कुल ही गीला हो। सॉक मतलब ही होता है बिल्कुल ही गीला। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, है ना, आप भिगो भिगो के खाते हो बादाम वगैरह, किशमिश वगैरह, अगर उसे ही हम बोलते हैं सोक्ड रेजिन, सोक्ड आलमंड, ठीक है। क्योंकि वो अब गीला हो चुका है, अब उसके अंदर का जो वाटर वाला लेवल है वो बढ़ चुका है, ठीक है। बादाम के अंदर, किशमिश के अंदर पूरा जो वाटर का वो है रेशो, अब वो 90% टू 80% अब उसके अंदर पानी है। तो इसका मतलब वो पूरा गीला है। ड्राई मतलब तो सूखा हो जाएगा, ह्यूमिड मतलब वाटर वेपर हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसका होगा नहीं नमी। और यहाँ पे वाटर वेपर क्या, वाटर वेपर तो गैसियस फॉर्म में होता है। और इसका मतलब डायरेक्टली वाटर भी नहीं होगा, ठीक है, वाटर भी नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चर मतलब कुछ चीज़ गीला है, कोई सब्सटेंस थोड़ा नमी है उसमें। तो ये इसका डायरेक्ट मीनिंग वाटर से भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमें हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है हमारा, आर्टरीज का रिलेशन दे रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम से। देखो हमारी बॉडी में दो तरीके की नसें होती हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वीन्स, है ना। इनमें से एक का काम होता है ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक ले जाना, और दूसरे का काम होता है पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लेकर आना। उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होकर पूरे बॉडी में जाता है, फिर पूरे बॉडी से आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं जिसे, जो कि हमारे हार्ट के पास आता है। फिर जो हम सांस लेते हैं उससे वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर बॉडी, पूरी बॉडी के फैल जाता है वो, ठीक है। तो आर्टरीज हमारा एक्चुअली में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या काम रहता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। तो क्या लंग्स अपना ओल्फैक्टरी सिस्टम है? बिल्कुल नहीं। देखो लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, रेस्पिरेशन करने के लिए होता है। लंग्स मतलब सांस लेना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है ये। तो ये भी गलत, क्योंकि इसका किडनी दे रखा है। लंग्स ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी सिस्टम भी समझ लो, ओल्फैक्टरी सिस्टम जिसमें हम स्मेल वगैरह की बात करें, जैसे हमारा नोज हो गया, ठीक है, ओल्फैक्टरी सिस्टम में आता है। तो लंग्स भी तो आएगा नहीं ओल्फैक्टरी सिस्टम में, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में किडनी दे रखा है, किडनी अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, तो ये भी गलत, ठीक है। आइज अपना एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं आएगा, ये भी गलत। नर्व्स बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना। जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा वो भी इसको टिक के करके देखे, इसको करेक्ट कर देगा। नर्व्स का रिलेशन नर्वस सिस्टम से ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई जिस तरीके से आर्टरीज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, उसी तरीके से नर्व्स हमारा नर्वस सिस्टम में आता है। अगला सवाल है हमारा, एमेंड का रिलेशन दे रखा है रेक्टिफाई से, तो मुझे बताना है चेओस का रिलेशन क्या होगा। देखो एमेंड मतलब क्या होता है, एमेंड मतलब, जैसे आपने कई बार इस वर्ड को सुना भी होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें कई बार नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, कई बार उसमें बदलाव किए जाते हैं। तो वो जो नई नई पॉलिसीज़ आती हैं वो तो एकदम नया पॉलिसी है, लेकिन कई बार क्या है, पुरानी पॉलिसी जो बन गई उसमें कई बार चेंजेस भी किए जाते हैं, या फिर कुछ नया ऐड भी किया जाता है, उसी को बोलता है अमेंडमेंट। इसका मतलब कुछ चेंजेस लाना, कुछ करेक्ट करना। और रेक्टिफाई मतलब भी होता है यही कि कुछ करेक्ट करना। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की सिनोनियम है। इसका मतलब यहाँ पे चेओस लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ इसका सिनोनियम ही आना चाहिए। पहले आप चेओस का मतलब समझ जाओ। चेओस का मतलब होता है अपना कन्फ्यूजन, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ पे दूसरा वाला वर्ड होना चाहिए उसका मतलब भी कन्फ्यूजन से ही रिलेटेड होना चाहिए। अनग्रेटफुल तो नहीं होगा। अनग्रेटफुल मतलब आपने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया है। ग्रेटफुल मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी वजह से मेरा बहुत भला हुआ है। लेकिन अनग्रेटफुल मतलब चल यहाँ से मुझे कोई एहसान नहीं किया तूने यहाँ पे, ठीक है। तो अनग्रेटफुल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया, नया और कन्फ्यूजन का कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं। देखो एरो को समझो, एरो, एरे मतलब क्या होता है कि कुछ अरेंजमेंट इस फॉर्म में, एक ही रो में अगर मैं कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट करूँ तो वो क्या होगा, अपना एरे होगा, ठीक है। तो एरे और कन्फ्यूजन का कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब एरो मतलब अरेंज फॉर्म में है, वो अरेंज फॉर्म में, तो जब सारी चीज़ें अरेंज फॉर्म में तो आपको किस बात की कन्फ्यूजन होगी भाई? तो ये डी तो गलत हो गया। डिसऑर्डर है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, मैं 4 को यहाँ लिखूँ, 1 को यहाँ लिखूँ, 3 को यहाँ लिखूँ, 5 को यहाँ लिखूँ, तो आपको लगेगा कौन सी सीरीज है भाई, ये क्या है, क्या लिखा है तूने, डिसऑर्डर है। तो इससे आपको कन्फ्यूजन होगी। तो कन्फ्यूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब चेयर्स का कन्फ्यूजन अपना क्या होगा, सिनोनियम होगा।
ठीक है। अब आगे चलते हैं। लीटर का रिलेशन दे रखा है मिली लीटर से। क्या पूछ रहे हैं यार, इतना इजी इजी सवाल बताओ, हमारे सीजीएल के पेपर में आते हैं, तो कैसे ये बराबरी कर पाएंगे कंपटीशन लेवल का, कि जेई देखो कितना हार्ड आता है, नीट कितना हार्ड आता है, कम से कम इस लेवल का तो पेपर बनाया करो यार, इतने सारे बच्चे पेपर देते हैं। लीटर का रिलेशन दे रखा है मिली लीटर से। क्या एनालॉजी पूछ रखी है, फ्री के नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। लीटर का मिली लीटर से दे रखा है, तो क्या देखो किलोग्राम का ग्राम सामने ही दिख गया, यही बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। ऑप्शन भी इतने आसान दे रखे हैं, चलो क्वेश्चन पूछ लिया आसान आसान, लेकिन ऑप्शन भी इतने आसान आसान। देखो मैंने कुछ अपनी तरफ से बदलाव नहीं किया ऑप्शन में, ये सारे ऑप्शन बुक से मैंने उठाए PYQs के, ठीक है। तो ऑप्शन भी ऐसे थे। अगर यहाँ पे चलो मीटर है, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर देता तो ये भी सही होता, तो ये तो गलत है अभी तो, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है, इंच का दे रखा है, हाइट से बिल्कुल गलत। एक ही ऑप्शन नंबर सही है बिल्कुल, बी, और ए तो गलत होगा। तो इसको तो कोई भी कर सकता है, फ्री के नंबर है ये। अगला सवाल देखते हैं, क्या पता इसमें कुछ दम हो, इसमें भी दम नहीं है। देखो अगर आप हाउस का रिलेशन देखोगे फाउंडेशन से, भाई हाउस का रिलेशन फाउंडेशन से दे रखा है। फाउंडेशन मतलब समझो, फाउंडेशन मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल बेसिक से है, बेसिक से हम निकालते हैं ना, फाउंडेशन बैच भी निकालते हैं जिसमें आप सब इनरोल करोगे, फिर एकदम बेसिक से पढ़ोगे, एकदम 0 1 2 3 4 5 6 7 भी पढ़ाऊंगा, काउंटिंग पढ़ाऊंगा 100 तक, फिर उसके 1 1 पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से फाउंडेशन चाहते हो ना आप, तो यहाँ पे फाउंडेशन का मतलब क्या है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अब हाउस का बेसिक क्या होता है, उसकी नींव, जैसे ये हमारा हाउस है, ठीक है, तो उसके नीचे वाला ही पार्ट तो यहाँ पे बेस है, उसका अगर जितना नींव उसका जितना मजबूत होगा, उसके पिलर जितने मजबूत होंगे, उतना ही हाउस, उतना ही बिल्डिंग हमारा मजबूत होगा। तो ट्री का जो फाउंडेशन है, ट्री अपना किस पे डिपेंड करता है कि वो ट्री अपना मजबूत होगा, भारी से भारी तूफान को वो झेल लेगा। उसके रूट उसके जड़ कितने मजबूत है, कितने नीचे तक उसके जड़ों ने पकड़ रखा है मिट्टी को, उतना ही डिसाइड करता है कि ट्री अपना कितना मजबूत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ब्रांच तो भाई ऊपर होती है, स्टेम ऊपर होती है, सोइल सोइल नीचे होती है, बट यहाँ पे सोइल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हाउस का ही पार्ट है फाउंडेशन, तो ट्री का ही पार्ट होगा रूट, ठीक है। तो सोइल तो अपना अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा, ऑडिशन का रिलेशन दे रखा है सिलेक्शन से। मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ भाई, सिलेक्शन से पहले हमें ऑडिशन देना पड़ता है, तो क्या पोएम से पहले कंपटीशन करना पड़ता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मुझे सी वाला दिख गया, देखो पास होने से पहले मुझे एग्जामिनेशन देना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। मुझे नहीं लगता सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, कोई ऐसा यहाँ पे नया वर्ड है नहीं कि मैं आपकी वोकैब को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कराऊँ, सारे वर्ड जाने पहचाने, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन गलत, ठीक है। लॉयल्टी जो आप अपने वाले में ढूंढते हो, जो कि कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो गलत है सारे ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओम मीटर का रिलेशन दे रखा है रेजिस्टेंस से, तो जैमोमीटर का रिलेशन बताना है। देखो ओम मीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस को नापने के लिए, 9वीं से ही पढ़ रहे हैं हम, जो रेजिस्टेंस होता है उसका ऐसा यूनिट ओम होता है। ओम मीटर उसको नापने के लिए होता है। और रेजिस्टेंस होता है क्या, हिंड्रेंस बिटवीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, मतलब जो भी जिस तरीके से अपना वायर होता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, सारे एक एक वर्ड बताऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपको एनालॉजी दिख जाए तो आप उसको भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब ओम मीटर क्या होता है, अपना रेजिस्टेंस नापने के लिए होता है। जैसे ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इस तरीके से, है ना, हमारे वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हम लगाते हैं ताकि इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम कर पाए, रोक पाए, ठीक है, ताकि करंट थोड़ा कम फ्लो करे या फिर फ्लो ही ना करे, इसलिए हम लगाते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओम मीटर अपना रेजिस्टेंस नापने के लिए होता है, तो जाइमोमीटर किसके लिए होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं कि आप लॉजिक लगा के, यहाँ पे सीरीज वाला क्वेश्चन है कि 2 4 6 7 8, 2 4 6 8 10 12, तो अगला वाला ऐसे होगा, ऐसे कोई आप नहीं कर सकते लॉजिक लगाने के लिए, लॉजिक नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ओम मीटर रेजिस्टेंस नापने के लिए होता है, तो जैमोमीटर अपना फर्मेंटेशन नापने के लिए होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, जैसे हमने किसी भी चीज़ को कितना उबाल सकते हैं, कितना हमने उबाला है, कितना वो बॉइल्ड है, उसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेंसिटी मतलब घनाव, ठीक है। जैसे एक मैंने गिलास में एक पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, अब मुझसे ना गलती से इसमें यहाँ पे तेल गिर गया, है ना। तेल के गिरते ही किचन में से बेलन आया, जो कि मेरे सीधा सर पे लगा, और मेरे दिमाग में तुरंत पता चल गया कि यहाँ पे जो तेल है वो ऊपर क्यों रह गया, ठीक है, समझ रहे हो, बेलन का कनेक्ट यहाँ पे तेल से, यहाँ पे जो तेल है वो पानी के ऊपर ही रह गया, क्यों, क्योंकि जो तेल की डेंसिटी है वो कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा, इसलिए पानी नीचे रहेगा और तेल अपना ऊपर रहेगा। नहीं किया तो करके देखना, गिलास में पानी लेना, पानी में तेल लेना, तो आपको पता चल जाएगा ये कंसेप्ट। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, तेल गाढ़ापन होता है कि पानी गाढ़ापन होता है, तेल गाढ़ापन होता है, इसका मतलब जो तेल है वो अपना ज़्यादा विस्कस है, ठीक है। तो ये तो गलत होगा, इसका आंसर मुझे ढूंढना है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रेडिएशन तो बच्चे को पता है, सूरज की किरणें भी अपनी एक तरीके से रेडिएशन है, ठीक है, तो ये सारी रेडिएशन है। तो इसका आंसर तो अपना जैमोमीटर फर्मेंटेशन के लिए
अगले सवाल देखो, फोबिया का रिलेशन रखा फियर से। देखो फोबिया का मतलब ही होता है फियर, फोबिया का मतलब ही होता है डरना। फोबिया कई तरह के होते हैं, एक होता है ऊंचे से अगर आपको डर लग रहा है तो उसका कुछ और ही होता है, यहाँ पे फोबिया लिख देते हैं, है ना, आगे कुछ और होता है। और इस एक होता है फोबिया जिसमें आपको पानी से भी डर लगता है, शायद कुत्ते के काटने से ऐसा होता है, कुत्ता जब काटता है उसके लार में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के साथ होते हैं, जब उसका लार हमारे खून के साथ मिल जाता है तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें पानी से डर लगने लगता है, तो उसको हम शायद एक्वाफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो यहाँ से आपको कुल मिला के बस इतना समझना है, फियर फोबिया का ही मतलब होता है अपना फियर। तो ऐसा रिलेशन मुझे यहाँ पे ढूंढना है अपने ऑप्शन में से, कुछ ऐसा यहाँ पे हो जिसका मतलब यहाँ पे दिया हो। तो क्या एमनीसिया का मतलब फॉरगेटिंग होता है? बिल्कुल भाई, एमनीसिया मतलब ही होता है फॉरगेटिंग। एमनीसिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमें भूलने की बीमारी होने लगती है, ज़्यादातर ये बूढ़ों लोगों को होता है, ठीक है, बुढ़वा लोगों को, क्योंकि उनकी मेमोरी धीरे धीरे वीक होने लगती है उनकी एज के साथ। तो एमनीसिया का मतलब ही होता है अपना फॉरगेटिंग, है ना। आपने सैयारा मूवी में भी देखी होगी, लड़की को एल्जाइमर हो जाता है, उसकी मेमोरी कमज़ोर नहीं होती, उसको एक अलग बीमारी होती है जहाँ पे उसके ब्रेन में कुछ अलग ही डिफेक्ट होने लगता है जो कि परमानेंटली होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ ये एमनीसिया कुछ और है और उस लड़की का बीमारी कुछ और था, ठीक है। अब यहाँ पे कफ का रिलेशन दे रखा है इन्फेक्शन से। देखो कफ क्या एक इन्फेक्शन है? देखो जो रिलेशन यहाँ पे दे रखा है ना, वो रिलेशन यहाँ पे नहीं है, वो फीलिंग यहाँ पे नहीं आएगी आपको। कफ जो होता है ना वो एक अलग बीमारी होती है जिसमें कॉमन कोल्ड वगैरह से होता है। देखो यहाँ पे एक्चुअली दे क्या रखा है, फोबिया से हमें फियर होता है, फोबिया से हमें डर लगता है, एमनेसिया से हमें भूलने की बीमारी होती है। तो कफ से क्या होता है हमें? क्या कफ से इन्फेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं, कफ से तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, बोला नहीं जाता, गले में खराश आने लगती होती है, तो गलत हो गया। डेंगू से मॉस्किटो होता है? बिल्कुल नहीं, मॉस्किटो गंदगी से होता है। डायस्लेक्सिया डिसेबिलिटी का रिलेशन दे रखा है। देखो डायस्लेक्सिया का ही मतलब होता है अपना डिसेबिलिटी। जैसे मैं आपसे बोलूँ अनेबल, ठीक है, अनेबल टू स्पीक, ठीक है, अनेबल टू स्पीक हो गया, या फिर देखना, अगर हम देख नहीं पा रहे, स्पीक नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे, वॉक नहीं कर पा रहे, तो इन सभी को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, और इसी का मतलब क्या अपना डिसेबिलिटी। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे एमनेसिया यहाँ पे बता रखा है फॉरगेटिंग, मतलब एमनेसिया एक ऐसी बीमारी है जो कि पर्टिकुलर दे रखा है जिसका मतलब है फॉरगेटिंग। लेकिन यहाँ पे डिसलेक्सिया में ये सारे आ जाते हैं अपने, स्पीक, सी, वॉक, ठीक है। और यहाँ पे डिसेबिलिटी दे रखा है, कोई एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं दे रखा है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। अगला सवाल है हमारा, बांग्लादेश का रिलेशन दे रखा है ढाका से, तो हमें पाकिस्तान का रिलेशन बताना है। देखो बांग्लादेश की कैपिटल है अपना ढक्का, ठीक है, तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, बैक्टीरिया का रिलेशन दे रखा है इलनेस से। भाई बैक्टीरिया से हमें बीमारी फैलती है, बीमारी कोई तो इंग्लिश में बोलते हैं इलनेस, ठीक है। तो क्या अप्रेजल से परफॉर्मेंस होता है? परफॉर्मेंस नहीं होता भाई अप्रेजल से। अप्रेजल मतलब क्या होता है? वाह वाही करना, वाह वाह, यस विराट यू कैन डू इट, यू कैन हिट 6 रन। लेकिन क्या इस बोलने से यस विराट यू कैन डू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, क्या इससे विराट जीत जाएगा? नहीं, उसका जीतना हारना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो बैकग्राउंड में कितना मेहनत करता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस वाहवाही से नहीं मिलती, परफॉर्मेंस आपके हार्ड वर्क करने से मिलती है। अगर आपको कल सेलेक्ट हो जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पापा ने बोला कि तू कर लेगा बेटा, तू कर, इससे नहीं हुआ आपका सिलेक्शन। आपने जो रात भर अपनी जो यहाँ पे आंखें काली करी है ना, उसका परफॉर्मेंस है ये, उसका फल है ये, अप्रेजल का फल नहीं है। तो बैक्टीरिया से हमें इलनेस मिलती है, लेकिन अप्रेजल से परफॉर्मेंस ओवरऑल 100% नहीं मिलता, तो ये गलत हो जाएगा। क्या पेंटिंग से पेंटर मिलता है? बिल्कुल नहीं, पेंटर से पेंटिंग मिलती है भाई। क्या डिजीज से हमें डॉक्टर मिलता है? नहीं यार, डॉक्टर और डिजीज में तो दूर दूर का नाता है, ठीक है। केयरलेसनेस से एरर होता है। देखो तीनों तो गलत हो गए ऐसे ही, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो कई सारे जब अच्छे व्यक्ति होते हैं ना तो उसमें जो बेकार होता है वो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन जब कई सारे बेकार व्यक्ति होंगे ना तो उसमें से एक अच्छा मैं जल्द तुरंत ढूंढ लूंगा, और यही वो अच्छा आदमी है। क्योंकि यहाँ पे देखो केयरलेसनेस का रिलेशन दे रखा है एरर से। केयरलेसनेस मतलब केयरलेस, पहले समझो, केयरलेस मतलब क्या होता है कि मैं बिल्कुल केयर नहीं करता अपने आप की, बिल्कुल देखभाल नहीं करता, और नेस मतलब वही मतलब है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दरकार, नेस मतलब भी वही है ना, कि मेरी आदत सी बन गई है कि मैं अब देखभाल नहीं करता, तो क्या उससे एरर बनेगा? बिल्कुल एरर बनेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, उसमें आप बिना केयर किए लिख रहे हो, है ना, सोच उसके बारे में हो, लिख इसके बारे में रहे हो, तो आप पे एरर बनने के चांसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल है हमारा, फैमिली का रिलेशन दे रखा है अपब्रिंगिंग से। अपब्रिंगिंग मतलब होता है परवरिश वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, या फिर देखभाल करने से। तो फैमिली में ही हमारी परवरिश होती है, तो स्कूल में हमारा क्या होता है? चिल्ड्रन नहीं यार, एजुकेशन। करिकुलम तो होता है लेकिन एजुकेशन मेन पर्पस है अपना स्कूल का, पेरेंट्स नहीं होते। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, देखो जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जहाँ पे नहीं है जरूरत वहाँ पे क्या ही करना, टाइम वेस्ट करना। एमीटर का रिलेशन दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट से। भाई एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिस तरीके से ओमीटर रेजिस्टेंस नापने के लिए होता है, जैमोमीटर अपना, देखो यहाँ पे मैंने करवाया ना जैमोमीटर, है ना, यहाँ पे जैमोमीटर अपना फर्मेंटेशन के लिए होता है, ठीक है। तो अगला यहाँ पे दे रखा है एमीटर जिस तरीके से अपना करंट नापने के लिए होता है,
उसी तरीके इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए होता है। उसी तरीके से क्या डेंसिटी लैक्टोमीटर के लिए होता है? नहीं, लैक्टोमीटर जो होता है ना, जैसे लैक्टो, जहाँ पर भी आपको वर्ड दिख जाए लैक्टो, आप वहाँ पे समझ जाओ तुरंत मिल्क से रिलेटेड बात की गई या फिर कर्ड से, मतलब दूध से या फिर दही से, क्योंकि ये दोनों सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं। डेयरी प्रोडक्ट में हमारा लैक्टोज पाया जाता है और उसी को देखने के लिए, उसी को चेक करने के लिए हमारा लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है, डेंसिटी को नापने के लिए नहीं। प्रेशर अपना बैरोमीटर यूज़ नहीं होता, ठीक भी नहीं होगा। हाइग्रोमीटर होता है अपना ह्यूमिडिटी नापने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। पोलैरीमीटर अपना स्टेप नापने के लिए नहीं होता, पोलैरीमीटर नापने के लिए होता है जो भी लाइट वगैरह, किरणें वगैरह होती है, उनकी डिस्टेंस, उनकी एक तरीके से डायरेक्शन वगैरह देखने के लिए होता है। तो पोलैरीमीटर भी नहीं होगा। एक्चुअली ये केमिस्ट्री का टर्म है, जब आप अगर, है ना, मतलब बहुत छोटी जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उनसे रिलेटेड हो जाता है ये पोलैरीमीटर, तो ये तो गलत हो गया। हाइग्रोमीटर वाला यहाँ पे रिलेशन बिल्कुल सही दे रखा है, हाइग्रोमीटर अपना ह्यूमिडिटी नापने के लिए होता है। अगला सवाल है अपना, स्ट्रिंजेंट से रिलेशन दे रखा है फ्लेक्सिबल से, है ना। स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ इतना स्ट्रिक्ट है ना कि मैं उसको मोड़ ही नहीं सकता। जैसे लोहे का पाइप अगर मैं आप ले लो, आप कितना भी दम लगा लो, आप इसको नहीं मोड़ सकते। लेकिन फ्लेक्सिबल, आप वहीं पे एक प्लास्टिक वाला जो पाइप आता है जिसपे इस तरीके से लाइन बनी रहती है ना, देखा होगा, है ना, या फिर सबमर्सिबल का पाइप ले लो, उसको आप तुरंत मोड़ सकते हो, है ना। एक ऐसी पाइप आती है, कौन से कलर की आती है वो, ग्रे कलर की आती है, जिसको आप मोड़ सकते हो, वो एक अपना फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंजेंट पाइप, एक लोहे का पाइप ले लो, नहीं मोड़ पाओगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। स्ट्रिंजेंट मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट, मोड़ ही नहीं सकता मैं, फ्लेक्सिबल मतलब पूरी अच्छे तरीके से मोड़ दूँ, जहाँ चाहे वहाँ उसका डायरेक्शन कर दूँ। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब मुझे अपोजिट फाइंड करना है। तो अपोजिट कौन सा है इसमें से? देखो अच्छे अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। एनजियस मतलब और डिप्रेस मतलब तो सेम ही है, सिनोनियम। एनजियस मतलब भी परेशान होना, डिप्रेस मतलब भी ज़्यादा ही सोच लेना, छोड़ के चले गए, ज़्यादा सोच लेते हो, ठीक है। तो डिप्रेस मतलब ये भी गलत हो गया। रिस्पॉन्सिव का रिलेशन देखा है पैशनेट से। रिस्पॉन्सिव और पैशनेट में क्या रिलेशन होगा? रिस्पॉन्सिव मतलब भी कि मैं कुछ रिस्पॉन्स कर रहा हूँ अपने प्रति, ठीक है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ। पैशनेट मतलब मेरे अंदर कुछ ड्रीम है, यस, मैं उसके प्रति पैशनेट हूँ। तो दोनों एक दूसरे के लगभग सिनोनियम है, गलत है। डेयरिंग का मतलब भी हाँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। अवेंचर का मतलब भी एबिलिटी टू टेक रिस्क, ठीक है, मतलब हाँ मेरे अंदर रिस्क लेने की काबिलियत है। डेयरिंग मतलब मैं कर सकता हूँ। दोनों एक दूसरे के लगभग सिनोनियम है, तो ये तीनों तो गलत हो गए। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अथॉरिटेरियन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक तरीके से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे हाथ में उसका कंट्रोल है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन के थ्रू चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं जो चाहूँ वैसे कर सकूँ। मॉनिटर जो होता है हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, और नहीं रहेगा तो उसे रहना पड़ेगा, इसलिए उसे मॉनिटर बनाया गया है। लेकिन जो बैक बेंचर है वो हमेशा लिबरल स्वभाव का है, ओपन माइंडेड है, जहाँ चाहे वहाँ चला जा सकता है, घूम सकता है, पीरियड के बीच पढ़े चाहे ना पढ़े। लेकिन बेचारे मॉनिटर को सबको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड पे डेट लिखना पड़ेगा, है ना, कौन सा पीरियड है उन सब का एक तरीके से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो बेचारा मॉनिटर की ज़िंदगी इसी में चल जाती है। लेकिन जो बैक बेंचर है वो अपनी पूरी ज़िंदगी एकदम क्लास और स्कूल लाइफ अच्छे से जीता है। तो लिबरल मतलब होता है अपना ओपन माइंडेड, ठीक है। और अथॉरिटेरियन मतलब क्या होता है? जो एक तरीके से कंट्रोल्ड में हो, ठीक है, अपना मॉनिटर कंट्रोल में होता है, हमेशा टीचर की नज़र पे होता है, टीचर की नोक पे रहता है। लेकिन बेचारा बैक बेंचर हंसता है पीछे बैठ के। आओ आगे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, साइज का रिलेशन दे रखा है मीडियम से, तो शेप का रिलेशन क्या होगा? देखो साइज अपना मीडियम होता है, बिल्कुल, ठीक है, मतलब मीडियम, है ना, और यहाँ पे स्मॉल, और यहाँ पे लार्ज, ये सारे क्या आपने साइज है। तो शेप यहाँ पे क्या दे रखा है? कलर क्या शेप होता है? बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट क्या शेप होता है? नहीं। कॉर्नर शेप होता है? नहीं। ओवल अपना यहाँ पे शेप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। टेम्पल का रिलेशन दे रखा है वर्शिप से। भाई टेम्पल में हम पूजा करने जाते हैं, वर्शिप का मतलब ये पूजा करना। तो क्या चर्च में प्रेयर करने जाते हैं? यस। और क्या करने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल अपना अमृतसर में है, भाई सबको पता है अमृतसर में है, लेकिन ये तो बताओ गोल्डन टेम्पल में करने क्या जाते हैं? घूमने जाते हैं, तो बताना चाहिए ना, बली भी गलत हो गया। गार्डन में क्या प्लांट लगाने जाते हैं? प्लांट लगाने कौन जाता है भाई? घूमने जाता है। इवन आजकल के बच्चे तो प्लांट तोड़ने जाते हैं, है ना, जो कि गलत है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। टेम्पल में पूजा करने जाते हैं, तो चर्च में प्रेयर करने जाते हैं, यही सही है ना। यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट जाते हैं, नहीं, है ना, बच्चे जाते हैं, गलत हो गया। अगला सवाल है अपना, स्पून से रिलेटेड हो गया यूटेंसिल। देखो यूटेंसिल मतलब क्या होता है? बर्तन। और स्पून मतलब सबको पता होगा, चाचा ने चाची को चम्मच खिलाई और चम्मच से खीर खिलाई, तो स्पून मतलब चम्मच होता है, ठीक है, चम्मच, ठीक है। बर्तन भी क्या अपना स्पून ही है, मतलब चम्मच अपना बर्तन ही है। तो स्कूटर क्या है अपना? व्हीकल है, यस, है ना। क्या बस अपना पैसेंजर है? नहीं। क्या हाउस एक्सपेंडिचर है? नहीं। क्या किचन कुकिंग है? नहीं, किचन में कुकिंग होती है, हाउस में एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ठीक है, बस से पैसेंजर जाते हैं घूमने, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, अपना स्कूटर व्हीकल है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है हमारा, ग्रेजुअल का रिलेशन दे रखा है एब्रप्ट से, तो मुझे फैक्चुअल का रिलेशन बताना है। देखो ग्रेजुअल मतलब समझो, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, है ना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। जैसे आप यहाँ पे आज पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 1 साल बाद दिखेगा, यही खास बात है अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई आप एक ही बार करते हो, है ना, जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा इनपुट दे सकते हो दे दो,
लेकिन आउटपुट जो होगा ना इसका एक ही साथ मिलेगा, और इतना मिलेगा ना, आपने अगर मेहनत जितनी करी होगी उतना ज़्यादा मिलेगा ना, आप संभाल नहीं पाओगे लिटरली भाई। तो यहाँ पे इनपुट एक साथ देना पड़ता है। ये कोई दिहाड़ी वाला नहीं चल रहा कि 500 की दिहाड़ी चल रही है, आज जाओ शाम को पैसे मिल जाएंगे, नहीं। यहाँ पे एक ही साथ इनपुट दो, पूरे साल काम करो, पूरे साल पढ़ाई करो, साल के अंत तुम्हारा दिन होगा, उस दिन इतना आउटपुट मिलेगा ना, हर जगह से फ़ोन आएंगे, बेटा सेलेक्ट हो गया, पार्टी कब दे रहा है, रसगुल्ले कब खिला रहा है। वहाँ से भी फ़ोन आएंगे जहाँ से आप गुजरते थे और लोग हंसते थे, देखो कलेक्टर जा रहा है, देखो इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले मिठाई का डब्बा पहुँचना चाहिए। तो ग्रेजुअल मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। तो एब्रप्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अचानक से हो गई, तुरंत से हो गई, तेजी से हो गई, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, एब्रप्ट मतलब तेजी से। तो फैक्चुअल मतलब तो सबको पता होगा यार, फैक्ट मतलब क्या होता है, बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, तो फैक्चुअल है ये बात, ठीक है। सूरज हमेशा पश्चिम में छिपता है, तो ये भी फैक्चुअल है ये बात, रियल है ये। तो इसका अपोजिट चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअल का अपोजिट अपना एब्रप्ट है, तो फैक्चुअल का अपोजिट अपना क्या होगा वही बताना है मुझे। बोनाफाइड भी मतलब आप समझ जाओ, जेन्युइन हो गया, कोई भी चीज़ जेन्युइन हो गया, ठीक है, या फिर रियल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बोनाफाइड की मीनिंग है। तो ये तो नहीं होगा अपना, इसका अपोजिट नहीं है फैक्चुअल का। फैक्चुअल का मतलब ये रियल हो गया, जेन्युइन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो बोनाफाइड भी वही कर रहा है मीनिंग, तो मुझे तो अपोजिट चाहिए। एक्चुअल मतलब भी यही हो गया, तो अपोजिट नहीं है ये। वेरीफिएबल मतलब क्या, कोई भी चीज़ वेरीफाई करी गई है, मतलब उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वो सही है। अगर मैंने बोल दिया सूरज पूरब से निकलता है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो और बाद में जरूर कहोगे यस बिल्कुल सही है, वेरीफाइड बात है ये, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसका एंटोनियम बताना है मुझे, उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है। ग्रेजुअल का अपोजिट अब्रप्ट है, तो एक ही बचा फैक्चुअल का अपोजिट फिक्शनल। फिक्शनल मतलब काल्पनिक बातें। मैं चाहूँ तो मैं आसमान में उड़ सकता हूँ बिना एरोप्लेन के, बिना पैराशूट के, ये फिक्शनल है। केवल मैं अपने दिमाग में ही उड़ सकता हूँ, ड्रीम में ही उड़ सकता हूँ, ऐसे असली में नहीं उड़ सकता, और किताबों में ऐसे ही होता है। हॉर्सेस का रिलेशन दे रखा है नी से। देखो नी मतलब क्या होता है, हिन हिनाना। जो अपनी हॉर्स है वो हिन हिनाती है जब दौड़ती है ना। जब दौड़ती नहीं है, जब मालिक मारता है उसे, तो ही करती है ना। तो हॉर्स की आवाज़ को ही हम बोलते हैं नी, हिन हिनाना। एक्चुअली जैसे जो मुर्गी कुकड़ू कु करती है ना डेली सुबह 4 बजे, तो मुर्गी की आवाज़ को कुकड़ू कु कहते हैं ना, जिस तरीके उसी तरीके से हॉर्स की आवाज़ को नी कहते हैं, ठीक है। कैमल्स की आवाज़ को ग्रंट कहते हैं। यस, आपने सही सुना, कैमल की आवाज़ को ग्रंट कहते हैं, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। डोंकी की आवाज़ को चोटल नहीं कहते भाई, इसकी आवाज़ को कहते हैं ब्रे, याद रख लेना, आगे इससे पूछ सकता है। एलिफेंट की आवाज़ को वाइन नहीं कहते, इसकी आवाज़ को कहते हैं ट्रम्पेट, ठीक है। याद रख लेना, मैं पढ़ के आया हूँ, पूरा गूगल से सर्च करके आया हूँ, और वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, एलिफेंट क्या कहता है, कैसे बोलता है, क्या बोलता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बियर्स क्या अपना रोर करता है। देखो रोर मतलब होता है दहाड़ना, जो कि केवल एक ही के पास अधिकार है, वो है जंगल का राजा अपना शेर। केवल शेर ही दहाड़ सकता है पूरे जंगल में, लेकिन जो बियर है वो क्या करता है, अपना ग्राउल करता है, ठीक है। ग्राउल, इसकी आवाज़ को कहते हैं ग्राउल, ठीक है। तो बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका तो गलत दे रखा है। चोटल नहीं होगा, वाइन नहीं होगा, रोड नहीं होगा, तीनों का गलत दे रखा है, एक ही का सही हुआ कैमल। कैमल जो आवाज़ निकालता है उसको हम ग्रूंड कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, डायबिटीज़ का रिलेशन दे रखा है ब्लड शुगर से। देखो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारा ब्लड का जो शुगर वाला लेवल होता है वो कंट्रोल में नहीं होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें दवाई खानी पड़ती है ना। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन से क्या होता है भाई, डायबिटीज़ का मतलब ब्लड शुगर वाली बीमारी। तो हाइपरटेंशन से हमारा क्या होता है, बीपी बढ़ता है, इसलिए बोलते हैं ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा सोचो मत, जो होगा वो होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए केवल आप कर्म कर सकते हो, फल आपके हाथ में नहीं है। तो हाइपरटेंस मत हो, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन क्या करें भाई, जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, तो अपने आप स्ट्रेस आने लगता है, और उसका एक ही उपाय है। क्या कर सकते नहीं भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं, उसका एक ही उपाय है, मेडिटेशन और राधा राधा नाम जी का जप करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हार्ट नहीं होगा, बॉडी सेल नहीं होगा, रेड ब्लड सेल, इन सब में कोई वो नहीं होता। अब अगला सवाल है अपना, फोटोशॉप का रिलेशन दे रखा है सॉफ्टवेयर से। तो ऑप्टिकल माउस क्या है भाई, फोटोशॉप अपना सॉफ्टवेयर है। ऑप्टिकल माउस क्या है, ऑप्टिकल माउस यही है ना जिससे मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, इससे ही मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ। तो ये क्या अपना माउस है, ये यहाँ पे दो दो बटन रहते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से हार्डवेयर है। देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर आपको नहीं पता, सॉफ्टवेयर बहुत सॉफ्ट होता है ना। वो कैरिमिनाटी की वीडियो में बोला था ना बिल गेट्स ने, मेरा माइक्रो बड़ा सॉफ्ट है, आप उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है वो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, पावर पॉइंट है ना, पावर पॉइंट इतना सॉफ्ट है आप उसको टच नहीं कर सकते। देखो कुल मिला के मैं बोलूँ, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे नहीं सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बन रही है, स्क्रीन शेयर होके, मैं इसको टच नहीं कर सकता। इस यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे बिंदी लगाया ना, मैं इसको टच नहीं कर सकता। अगर मैं इसको टच करूँगा ना, तो मेरा मॉनिटर टच हो रहा है, मेरा लैपटॉप टच हो रहा है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे पावर पॉइंट हो गया, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, सब अपने सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, मेरे हाथ में माउस है,
कीबोर्ड हो गया, मोबाइल है मेरे हाथ में, है ना, ये सब क्या हार्डवेयर है। अब मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर है, उसको मैं टच नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं उसको टच करूँगा तो मोबाइल टच होगा एक्चुअली, तो वो मेरा हार्डवेयर है, क्योंकि वो हार्ड है इसलिए मैं उसको टच कर पा रहा हूँ। तो ऑप्टिकल माउस को मैं टच कर पाता हूँ इसलिए हार्डवेयर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। हालांकि चौथी पाँचवीं में पढ़ाया जाता है ये। देखो टच स्क्रीन तो अपना हार्डवेयर होता है, ऑप्टिकल माउस अपना टच स्क्रीन नहीं है। हार्ड डिस्क भी नहीं है, हार्ड डिस्क तो स्टोरेज डिवाइस होता है। मालवेयर भी नहीं है, मालवेयर अपना वायरस वगैरह होता है, ठीक है, वायरस घुस जाता है तो कंप्यूटर बर्बाद कर देता है, वो सारे डाटा लीक होने लगते हैं, तो वो नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमी का रिलेशन दे रखा है स्टार से, बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी ही मतलब होता है स्टार। जहाँ पर भी आपको दिख जाए यहाँ पे एस्ट्रो, तो वहाँ पे एस्ट्रो से रिलेटेड अपना स्टार्स होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ऐप चल रहे हैं पूरी दुनिया में, चैट जीपीटी बन रहा है, अपने इंडिया में एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, ये सब बन रहे हैं। एस्ट्रो मतलब क्या होता है कि स्टार से रिलेटेड। अब ये एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज क्या करते हैं, हमारी कुंडली में ग्रह को देखते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कब क्या कर जाए, ठीक है, तो उसी को देख के ये फ्यूचर अपना प्रिडिक्ट करते हैं। तो एग्रोनॉमी का रिलेशन क्या होगा भाई, जब एस्ट्रो का मतलब स्टार से रिलेटेड दे रखा है तो एग्रो का क्या होगा, देखो नोमी भूल जाओ, ठीक है। एग्रो समझो यहाँ पे, एग्रो मतलब एग्रो किससे रिलेटेड बन रहा है, एग्रीकल्चर से। और जहाँ पर भी एग्रीकल्चर आ जाए वहाँ पे क्रॉप को नकारा जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो क्रॉप मतलब भी अपना एग्रीकल्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। प्लैनेट नहीं होगा, अगर प्लांट्स होता तो मैं कुछ सोचता, प्लैनेट नहीं होगा, इमोशन भी नहीं होगा, ठीक है, और माइंड्स तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चेयर का रिलेशन दे रखा है फर्नीचर से। देखो फर्नीचर में अपने सोफा, कुर्सी, बेड, है ना, चेयर सब कुछ आ जाते हैं, जो सारे दहेज में जाते हैं ना, अलमारी उलमारी सब फर्नीचर में आते हैं। तो यह क्या चेयर अपना फर्नीचर में आता है, बिल्कुल चेयर भी तो उसी का पार्ट है। जब बेड, सोफा, कुर्सी, अलमारी सब आते हैं तो चेयर भी तो उसी में आएगा। चेयर कौन सी खेत की मूली है, तो फर्नीचर पे अपना चेयर आता है। तो क्या कवर में सीट आता है, नहीं 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 नहीं। ट्रेवल में बाइसिकल आता है, नहीं। वुड में पेंसिल आता है, नहीं। स्टेशनरी में लेटर पेपर आता है, बिल्कुल यहाँ पे लेटर होगा, ठीक है भाई, पेपर अपना लेटर स्टेशनरी में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं उतना हार्ड, एक बार पढ़ के देखो, अगर नहीं आ रहा समझ में तो एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखो, कुछ है नहीं इसमें, कुछ होता तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडवोकेट का रिलेशन देखा है क्लाइंट से, भाई एडवोकेट के जो कमाई होती है वो अपने क्लाइंट से ही होती है। तो डॉक्टर की कमाई किससे होती है, पेशेंट से। कुल मिला के बोल सकता हूँ एडवोकेट के पास क्लाइंट आते हैं, जो भी केस लेके आते हैं उसे वो क्लाइंट बोलता है, क्लाइंट का नाम दिया गया उन्हें। तो डॉक्टर के पास जो जाते हैं उन्हें पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर के पास नर्स नहीं जाती है ना, डिजीज़ भी नहीं जाती, डिजीज़ तो दूर भागती है डॉक्टर से। और ट्रीटमेंट होगा नहीं यार, बेस्ट आंसर अपना यही है, पेशेंट। अगला सवाल है इथियोपिया का रिलेशन देखा है अफ्रीका से। देखो इथियोपिया जो है कंट्री है अफ्रीका में, ठीक है, नहीं पता तो अभी जान लो, क्योंकि ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, और किसी दूसरे एग्जाम में क्या पता पूछ ले, रेलवे में पूछ ले, जीडी में पूछ ले, कहीं भी पूछ सकता है। अगर एक बार आ गया तो करना हमारा कर्तव्य है पीवाईक्यू को। ब्राज़ील कहाँ है, ब्राज़ील अपना साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ब्राज़ीलिया में नहीं है, ब्राज़ीलिया अपने फ्री फायर में है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। ब्राज़ील अपना साउथ अमेरिका में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका नहीं होगा, नॉर्थ अमेरिका में नहीं है अपना ब्राज़ील, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, याद रखना ब्राज़ील अपना साउथ अमेरिका का पार्ट है। अगला सवाल है यहाँ पे ईयर का रिलेशन दे रखा है टिनिटस से। जो ईयर में जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है ना, टिनिटस से रिलेटेड दे रखा है, क्योंकि टिनिटस एक ऐसा बीमारी है जो अपने कान से संबंधित है। तो क्या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अपने आई से संबंधित है, आंखों से संबंधित है। एक बात तो यहाँ पे ध्यान दो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दे रखा है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो आई से रिलेटेड बारे में देखता हो। यहाँ पे तो बीमारी से रिलेटेड दे रखा है, आंखों से कानों से रिलेटेड वाली बीमारी को टिनिटस बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसका सही होगा भाई। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखता है, तो ये तो गलत हो गया, डॉक्टर की बात की गई है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम एक एक्ने होता है, यस होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जब हमारी स्किन पे इन्फेक्शन वगैरह होने लगता है, रेडनेस होता है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्ने। जॉइंट से रिलेटेड मसल्स नहीं होता है ना, इसके जॉइंट से रिलेटेड बीमारी जो होती है वो होती है अर्थराइटिस। याद रखना इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि मसल्स दे रखा है। नोज से रिलेटेड अपनी नर्व वाली होती है, ये भी गलत दे रखा है, तो एक ही सही, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो भी मैंने यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। टोटल अपने 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। कमेंट में जरूर बताना आपके कितने सवाल सही गए। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको एक क्लास की PDF चाहिए तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को भी ज्वाइन कर सकते, वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो तुरंत अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, और बिना देरी के आप उस वीडियो को देख लो और अपनी तैयारी एकदम अप टू डेट रखो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।